कहा जाता है कि भविष्य को समझना है तो इतिहास पढ़िए। कहा यह भी जाता है कि भविष्य का निर्धारण करने में इतिहास एक शिक्षक होता है। इतिहास से ही अपने मूल्यांकन की बात अर्थशास्त्र के शिक्षक से आरबीआई गवर्नर, फिर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने पर 9 साल 359 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह ने किया था। जीवन को खुली किताब बताने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इतिहास कैसे याद करेगा, क्योंकि 92 वर्ष की आयु में अंतिम सांस लेने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप से लेकर मजबूत प्रधानमंत्री होने तक की शंकाओं को लेकर उठते सवालों पर सिर्फ एक जवाब दिया, फैसला इतिहास करेगा। Honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or for that matter the opposition parties in parliament. इतिहास से खुद के प्रति उदार होने की ईमानदार उम्मीद लगाते पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इतिहास कैसे याद करेगा? ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने प्यार, स्नेह, मार्गदर्शन दिया, ये अपने आप में बेजोड़ था। इस देश में शायद सबसे सरल, सबसे सादगी वाले और सबसे आधुनिक विचार वाले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। इकबाल का शेर बहुत सही है, निगाह बुलंद, नजर परसोज है रख्त सफर मेरे कारवां के लिए। ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं। क्या इतिहास केवल अर्थशास्त्र के उस मेहनती विद्यार्थी के तौर पर याद रखेगा जिन्होंने किताबें, डिग्रियां केवल पढ़ाई या कमाई के लिए नहीं उठाई, बल्कि इतिहास को उदार होकर याद करना होगा योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद से लेकर आरबीआई के गवर्नर पद की कुर्सी तक, और फिर 1991 में वित्त मंत्री बनकर दुनिया के लिए भारत के दरवाजे उदारता से खोल देने का साहस दिखाने वाले मनमोहन सिंह को, जो कहते रहे कि वो वित्त मंत्री भी एक्सीडेंटल बन गए। People say I was accidental prime minister. I was also accidental finance minister. मिस्टर क्लीन की छवि के बावजूद सत्ता से विदाई के वक्त तक सवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के दाग को लेकर लगे हों। सवाल 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साए में सरकार चलाने को लेकर उठे हो। बात मौन रहने की कही गई हो या सवाल कमजोर प्रधानमंत्री होने का उठाया गया, मनमोहन सिंह का जवाब हमेशा एक ही रहा, इतिहास बताएगा, वक्त बताएगा। I do not believe that I have been a weak prime minister. That is for the historians to judge. विचारधाराओं के चश्मे से इतर मनमोहन सिंह का मूल्यांकन इतिहास जब भी करेगा, ये जरूर पाएगा कि 3 दशक के सक्रिय सार्वजनिक जीवन में 32 दांतों के बीच जीभ जैसे शांत सौम्य तरीके से बड़े फैसले लेते रहे। इतिहास हमेशा याद करेगा एक अर्थशास्त्री जो कभी पद के पीछे नहीं भागे, एक्सीडेंटल भले पद मिले हों लेकिन जिम्मेदारी एसेंशियल बनकर उठाई, सत्ता में रहते हुए शालीनता का संगम बने रहे,
सियासत की काजल वाली कोठरी में रहकर खुद को दागों से दूर रखा। भाषणों में जोश भले ना हो, फैसले जोशीले रहे। बोलने में गले की नसें भले न तने, लेकिन नीतियां तन कर बनाते रहे। इतिहास के पन्नों में यह दर्ज रहेगा कि कड़े फैसले केवल प्रचंड बहुमत होने पर ही नहीं, सियासत में प्रचंड साहस से भी लिए जा सकते हैं। इतिहास याद रखेगा कि 1991 की अल्पमत वाली नरसिम्हा राव सरकार में भी आर्थिक सुधार का बोल्ड फैसला मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री रहते लिया। यूपीए की गठबंधन वाली बैसाखी सरकार में भी जनता को अधिकार दिलाने वाले कानून बने। लेफ्ट के समर्थन की चिंता किए बिना न्यूक्लियर डील पर अडिग मनमोहन सिंह रहे। सोनिया राहुल के नीचे काम करने के उलाहनों के बीच न गरिमा पद की कम होने दी, न समझौता कभी अपनी जवाबदेही से किया। It is not a disadvantage. The Congress party president or the vice president, if they have any views, they ought to be reflected in the thinking of the government to the extent that it is possible. And I think it is not a disadvantage or a drawback in the system that we have operated. The fact that Mrs. Gandhi, or for that matter Rahul Gandhi, were there to back the government up is something which has enabled us to deal with many difficult moments. तो आपके लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं, आपके मौन के लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री बने, तब देश एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से घिरा हुआ था। लेकिन संकट के उस दौर में ऐसी नीति की नींव मनमोहन सिंह ने रखी कि कहा जाता है प्रधानमंत्री तब रहे नरसिंह राव हैरान रह गए। पूछने लगे कि क्या ये सब करने के लिए उन्हें सरकार में लाए हैं। इतिहास कहता है कि तब फैसलों के पास फेल होने की जिम्मेदारी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कंधे पर डाल दी गई और मुस्कुराते हुए 33 साल पहले वित्त मंत्री रहते मनमोहन सिंह ने कहा, मंजूर है। इतिहास में रखी गई भारत की आर्थिक आजादी की उसी आधारशिला का भविष्य आज आप देख रहे हैं। अब अगर सारी दुनिया मोबाइल में सिमटी दिखती है, आप टीवी चैनल भी मोबाइल पर देखने लगे हैं। इस समय भारत में करीब 800 से ज्यादा टीवी चैनल मौजूद हैं। जब हाथ में रिमोट लेकर आप टीवी के चैनल बदल पा रहे हैं या मोबाइल लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म देख पाते हैं, तो इसके लिए भी इतिहास मनमोहन सिंह के फैसलों को श्रेय देता है। यानी 33 सालों में एक टीवी चैनल से सफर 800 चैनल के पार तक पहुंचा है। तो सूचना और मनोरंजन की एक क्रांति 1991 के आर्थिक उदारवाद की ही देन है, क्योंकि उससे पहले लाइसेंस राज की कई तरह की लागू पाबंदियां थी और उनसे आजादी वित्त मंत्री रहते मनमोहन सिंह ने दिलाई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज आप अगर अपना पैसा रखने के लिए अपनी सुविधा के मुताबिक बैंक चुन पाते हैं, अपनी पसंद की कार चुनकर खरीद पाते हैं, चल पाते हैं, अपनी पसंद की स्मार्ट टीवी एलईडी आप खरीद पाते हैं, तो इतिहास कहता है इसकी वजह पहली बार एक्सीडेंटल वित्त मंत्री बनाए गए मनमोहन सिंह ही हैं, जिन्होंने भारत के बंद दरवाजों को दुनिया के लिए खोलकर न सिर्फ आर्थिक संकट से देश को बचाया, बल्कि विकास के उस रास्ते को भी खोला जहां 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखा जाता है। मनमोहन सिंह के उदारीकरण की नीति लागू करने के बाद ही भारत का बैंकिंग सेक्टर खुला। भारत में दूरसंचार की क्रांति भले 1991 में नहीं हुई, लेकिन सच है कि 1991 के बाद इसमें रफ्तार मिली। नई आर्थिक नीतियों के साथ ही भारत में टेलीकॉम सेक्टर के उपकरणों के उत्पादन की शुरुआत हुई। 1991 की उदारवादी नीतियों के लागू होने से नागरिक उड्डयन का क्षेत्र प्रभावित हुआ, हवाई कंपनियों को विस्तार मिला, विदेशी कंपनियों के लिए भारत के बाजार खुले, कंपनियों के लिए आयात और निर्यात से जुड़े प्रतिबंधों से मुक्ति मिली। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। 1991 में उदारीकरण से लेकर 2008 में न्यूक्लियर डील तक भारत के भविष्य की वो नींव अपने राज में मनमोहन सिंह रख गए, जिसके लिए इतिहास उन्हें हमेशा याद करेगा। मेरा ये मानना है कि कई युग पुरुष इस तरह के हैं जिन्होंने इस देश के इतिहास में इस देश को दिशा दी है, उनमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम रहेगा। उनकी शराफत
उनकी सादगी को लोग कभी कभी कमजोरी का नाम दे देते थे, पर डॉक्टर मनमोहन सिंह एक सशक्त नेता थे। इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील जिस तरह से उन्होंने देश के हित में कराई, उनकी पर्सनैलिटी की छाप सदा उस डील पर रहेगी और वो डील इस देश के इतिहास में एक स्मरणीय अचीवमेंट रहेगी कांग्रेस पार्टी की, उस वक्त की सरकार की, यूपीए की सरकार की। बहुत लोगों ने कहा कि क्योंकि वो बहुत सादे हैं, बहुत सरल हैं, इसलिए वो बहुत कमजोर हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जीवन में ये साबित किया कि सरलता और सादगी कमजोरी नहीं दिखाते। 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत में पश्चिमी पंजाब यानी आज के पाकिस्तान के गाह गांव में जन्मे मनमोहन सिंह ने कभी कोई काम वाहवाही के लिए नहीं किया। पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स पढ़कर 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। 1971 में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने। 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार। 1982 से 85 के बीच रिजर्व बैंक के गवर्नर। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री। 22 मई 2004 को देश के पहले सिख प्रधानमंत्री बने। 26 मई 2014 तक लगातार प्रधानमंत्री पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए। यूपीए सरकार का कुल 3656 दिनों तक नेतृत्व किया। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद भारत के इतिहास में लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता मनमोहन सिंह रहे। अपने कार्यकाल में आम आदमी के जीवन में बदलाव की बयार लाने वाले फैसले करते मनमोहन सिंह पर जब सवाल उठा 10 जनपद के साए में रहने का या फिर अहम मुद्दों पर मौन हो जाने का, मनमोहन सिंह ने खामोशी से ही ये जवाब दिया जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। जहाँ तक बोलने का सवाल है, जब भी जरूरत पड़ी है पार्टी फोरम में मैं जरूर बोलता रहा हूँ और आगे भी बोलता रहूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह से उनके आखिरी कार्यकाल के आखिरी 5 महीने की शुरुआत में एक प्रश्न हुआ कि आपको लगता है कि आप चूक गए? उन्होंने तब संयम के साथ जवाब दिया, यह फैसला इतिहासकारों को करना है कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। संविधान पर संग्राम के दौर में उसी संविधान की प्रस्तावना का पालन करने में मनमोहन सिंह हमेशा कितना आगे रहे, इसके लिए भी इतिहास उदारता से सच्चाई बताता है। इतिहास बताता है रेल किराया बढ़ाने पर रेल मंत्री रहे, दिनेश त्रिवेदी को हटाने के सियासी फैसले पर मंत्रिमंडल का मुखिया होने के नाते मनमोहन सिंह क्या महसूस करते थे। मैंने उनको एक बार पूछा था कि डॉक्टर साहब आपके लिए सबसे कठिन क्या था, मतलब न्यूक्लियर डील थी, कौन सी चीज आपके कार्यकाल में आपको कठिन लगी? तो उन्होंने मुस्कुराए और बहुत दुख भरे शब्दों में कहा था कि सबसे कठिन तुम थे मेरे लिए, और बहुत प्यार से मुझे तुम ही कहते थे, दिनेश कहते थे। मैंने कहा मतलब कि तुम्हारा जो इस्तीफा था मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं, कि वो बजट मेरा भी था जितना तुम्हारा था, और मुझे बहुत परेशानी हुई। फिर मैंने कहा कि सर आपने जो भी किया वो देश के लिए किया, हमने भी वही किया, और बस यही थे मनमोहन सिंह जी। इतिहास याद करता है अपने साथियों पर भरोसे को लेकर मनमोहन सिंह की ताकत कितनी थी। कैबिनेट में जब बैठते थे, एक बार हम आपको वाक्य सुनाए कि ब्रेकिंग न्यूज हमेशा होती है, एंकर्स को भी चलता है, आपको भी श्वेता जी चाहिए होता है, तो कैबिनेट के मीटिंग के अंदर से ब्रेकिंग न्यूज आती थी। तो हम लोग ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जी ये तो बहुत गलत बात है कि हम लोग यहाँ गोपनीयता की बात कर रहे हैं और कोई एसएमएस भेज रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये है कि सबको बोले कि आप टेलीफोन आपका बाहर छोड़कर आइए, और दूसरा रास्ता है कि हम हमारे जो साथीदार हैं उन पर विश्वास करें। तो मैं तो अपने साथीदार पर विश्वास करूंगा, और जो भी मैसेज भेजता है उसको मैं निमंत्रण बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि मेहरबानी करके मत करो। उसके बाद से कोई मैसेज भेजना बंद किया, जो भी भेज रहा था। तो ये थे मनमोहन सिंह जी जो अपने साथीदार को पूरा ट्रस्ट करते। इतिहास याद रखेगा विपक्ष में आने के बावजूद
राष्ट्र को लेकर राजनीति मनमोहन सिंह ने कभी नहीं की। अब जब मनमोहन सिंह हम सब के बीच से विदा ले चुके हैं, इतिहास याद करेगा जिन्हें मौन कहकर निशाने साधे गए वो खामोश नहीं थे। खामोशी से बदलाव के बड़े फैसले लेते रहे, हर उस मुद्दे पर जवाब देकर गए जिस पर इतिहास को अब उदार बनना है, तय करना है कि मनमोहन सिंह की गिनती नए भारत के निर्माताओं में होती रहेगी। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उस समय के गवर्नर थे उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल आए और हम उस समय टीएमसी में थे, और हालांकि जब कमेटी होती है तो कठिन सवाल भी पूछे जाते हैं। तो मैंने उर्जित जी से एक सवाल पूछा, तो मनमोहन सिंह ने, जो कि कांग्रेस के सदस्य थे और बीजेपी का राज, उस समय कहते हैं उर्जित पटेल, उर्जित यू डोंट हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, आई नो योर आंसर and this is not going to be good for the country's interest. तो उर्जित पटेल को मेरा सवाल उससे कहा कि आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने मनमोहन सिंह जी को बाद में पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि ये सवाल उसके लिए मतलब उत्तर देना बहुत ही कठिन था। वो सच बात भी नहीं बता सकते थे, और यदि सच बात बताते तो पता नहीं कहाँ क्या लीक हो जाता। तो ये मनमोहन सिंह थे, he was always above any party petty politics. He was always whatever is good for the country. तो मतलब कहीं भी उनको मौका भी मिलता था ना, उसमें वो ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की जरूरत नहीं समझते। इतिहास याद रखेगा, सत्ता में न रहने के बावजूद जवाबदेही से कभी मनमोहन सिंह पीछे नहीं हटे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर